हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड एज आई हैव प्रॉमिस 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक का कंटेंट वेडनेसडे से आ जाएगा। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, तो पहले अभी हम इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो आ गया। ये मतलब ये तो हमारा सेशन 4 है, राइट? हमारा सेशन 4 है। और इसके बाद फिर फाइनेंस पे भी हमारा सेशन 5 आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस कंप्लीट किया था। फाइनेंस सेशन 5 आ जाएगा। ऑल्सो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हमने अभी तक मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम को कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी को, और ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ऑल्सो आपको पता है कि हम सीक्वेंस में नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके दिए हुए सीक्वेंस से नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स के सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। तो टुडे आई डिसाइडेड कि हम सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया को समझ लेंगे एंड हम पर कैपिटा इनकम को खत्म कर लेंगे। जब ये दोनों टॉपिक हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा आप लोगों को। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि मुझे वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, तो जल्दी से आई कंप्लीट इट। वेट, आई डोंट नो व्हाई एवरी सिंगल टाइम दिस हैपेंस। Leave we will erase it later. So as you can see that the topic is per capita income and purchase power parity. So we are gonna complete it. मेन टॉपिक यही है, पर इसको हम समझते हैं कि आवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 5 डिस्टिंक्ट सेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, ये 5 सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले तो हमारा प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व द डायरेक्ट हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जानते ही हैं, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, तो क्या डायरेक्ट हम नेचर से सामान ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे वर्क फोर्स को 18 to 20% कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें एटलीस्ट 44% लोग इन्वॉल्व है। सेकेंडरी जो है हमारा मेक इन इंडिया का हार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग। इस पर भी सबसे ज़्यादा इंडिया फोकस कर रहा है, तो ये सबसे रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो ये क्या है, पहला तो मेन एक्टिविटी इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को लेकर प्राइमरी सेक्टर से उसको फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश्ड गुड भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ग्रोथ देखेंगे, ये 7.0% के हिसाब से फिजिकल ईयर में ग्रो कर रहा है, और ये 25 to 28% जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन देता है। तो टर्शियरी सेक्टर हमारा थर्ड सेक्टर है, इसमें इनटैंजिबल सर्विसेज। पहले वाले में हमने देखा कि हम रॉ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं डायरेक्ट नेचर से लेके, सेकेंडरी में हम देखा कि हमने प्राइमरी से हम उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं सेमी फिनिश्ड गुड या फिर फिनिश्ड गुड में। पर यहाँ हमारा कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं हमारे टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि बैंकिंग, बीपीओ, टूरिज्म, हेल्थ, एडुकेशन। यानी कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपकी सर्विस के लिए है। एक टूरिस्ट गाइड है, तो वो आपकी सर्विस के लिए है। चौथा हमारा क्वाटरनरी सेक्टर है। क्वाटरनरी सेक्टर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है सर्विसेज सेक्टर का, यानी कि हमने अभी टर्शियरी सेक्टर पढ़ा, टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसमें हम इंटेंजिबल सर्विसेज दे रहे हैं हमें जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। और क्वीनरी सेक्टर हुआ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हाईएस्ट लेवल। इन लोगों को हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। इसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एग्जीक्यूटिव्स, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने सुना कि रॉ हार्वेस्टिंग से लेके हम डायरेक्ट उसको रिसोर्सेस ले रहे हैं अर्थ से, और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये हमारा फाउंडेशन है, और इसमें काम करने वाले लोगों को हम रेड कॉलर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें हम प्राइमरी का ही सामान ले रहे हैं और फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड बना के दे रहे हैं। इसमें काम करने वाले लोग होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स।
उसके बाद फिर हमने टर्शियरी के बारे में पढ़ा। टर्शियरी के बारे में हमने देखा कि इसमें हम इंटेंजिबल सर्विसेज दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। और क्वीनरी के बारे में हमने देखा कि उनको हम गोल्ड कॉलर बोलते हैं। क्वार्टरनरी के बारे में ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है, इसको वाइट कॉलर बोलते हैं। तो आई थिंक कि ये बिल्कुल इजी था समझना। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, चाहे जिस भी सेक्टर, हमने 5 सेक्टर पढ़ा, तो ये 5 सेक्टर के लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कम इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये काम करते हैं तो इनको भी बदले में क्या मिलता है, इनकम मिलता है। तो इनकम क्या है, मनी या वैल्यू एक इंडिविजुअल या फिर एक एंटिटी को मिलता है, किसलिए, अगर वो लेबर करता है, प्रोडक्ट देता है, सर्विसेज देता है, या फिर रिटर्न्स की तरह और इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो हम रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट तो पढ़े ही हुए हैं पहले ही टॉपिक में। इन ए पर्सनल और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इनकम का बहुत सारा तरीका है, सारे लोगों का इनकम एक जैसा नहीं है। अर्नड इनकम ये उन लोगों को मिलता है जो कि एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पिछले बार पढ़ा था कि 2 तरीके का होता है, एक होता है वेजेस बेस्ड, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक तरीका है, दूसरा है अर्नड इनकम। दूसरा है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप पहले रिस्क भी तो लेते हो। इन्वेस्टमेंट इनकम 3-4 तरीके से डिवाइडेड है। इंटरेस्ट जो कि बैंक और बॉन्ड से मिलता है, डिविडेंड जो हमने पढ़ा था कि इक्विटी पे मिलता है, हमने इकोनॉमी के पहले टॉपिक में ही पढ़ा था, और फाइनेंस में भी ये पढ़ा है हमने बहुत डिटेल में। तो वीडियोस इफ यू वांट यू कैन सी, इफ यू वांट नहीं, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू सी दैट। नाउ रेंटल इनकम मिलता है प्रॉपर्टी वगैरह से, आपने ये प्रॉपर्टी है, इसको आपने रेंट पे दे दी, तो इससे जो आपको इनकम आ रहा है वो एक रेंटल इनकम, ठीक है। ये क्लास 11th में भी एनसीईआरटी में बताते हैं। National income is strictly defined as net national product at factor cost. Now, I have जानबूझ के included this because last day we have read factor cost, we have read NNP, we read market price, हमने सब्सिडी पढ़ा था जिसमें हमने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन सब्सिडी पढ़ा था, फिर हमने टैक्स पढ़ा था, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स भी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, जीवीए जो कि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आवर फैक्टर कॉस्ट विच इज द बेसिक कॉस्ट जिसपे हमारा एनएनपी कैलकुलेट होता है, एंड एनएनपी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। ये मैंने पिछले दिन नेशनल इनकम को तो पूरा ही क्लियर कर दिया था, तो अभी मैंने बस ये बेसिक बता दिया है। टू अंडरस्टैंड द अपर पार्ट यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस, और इसके लिए पुराना वीडियो समझ लेना। तो नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो नेशनल इनकम क्या है, जिसमें हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रखते हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, मार्केट प्राइस से हम बस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अगर ये टर्म्स आपको बहुत हार्ड लग रहा है एंड यू फील लाइक दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स, दे वोंट आस्क यू दिस डायरेक्टली इन एग्जाम, पर अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको रिपोर्ट्स, इंडिसेस, टॉपिक्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स को माइनस कर देते हैं, और फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं, बोल के हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, पीसीआई। तो हमने पढ़ लिया कि सेक्टर है, सेक्टर को इनकम होता है काम करने पे, अलग अलग तरह का इनकम होता है, अलग अलग तरह के हमारे सेक्टर हैं, और वो सेक्टर सारा इनकम जब कैलकुलेट होता है तो वो बन जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। इतना तो हम समझ गए। अब हमको समझना है पर कैपिटा इनकम। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया इन ए गिवन ईयर। एक साल में एवरेज इनकम पर पर्सन जो होता है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम।
क्या है ये? नेशनल इनकम अभी हमने पढ़ा बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। ठीक है, ये हो गया पर कैपिटा इनकम। अब हमने अभी ऊपर लाइन पढ़ा कि मेजर ऑफ द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का ये मतलब हो गया कि इफ यू अर्न 10 रुपीज एंड समवन अर्न्स 5 रुपीज एंड समवन अर्न्स 1000 रुपीज, तो ये टोटल को ऐड किया जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि टोटल निकल के ज़्यादा आएगा और फिर इसका एवरेज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका और इसका अर्निंग में कुछ डिफरेंस दिखेगा, तीनों का अर्निंग एक ही लगेगा। तो ऑल्दो इसका ये मतलब होता है कि बाहर से तो ऐसा लगेगा कि इकॉनमी बहुत डेवलप कर रही है, लेकिन तभी भी आपस में डिस्पैरिटी रहेगा लोगों में। तो यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल बैलेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रियलिटी फॉर एवरी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या होता है, pull of high earners. Averages are sensitive. If few people earn a massive amount, they pull the average. तो वो अपने तरफ एवरेज को पुल कर लेते हैं। तो इससे रिचर तो लगता है कंट्री पेपर पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो चीज़ फील नहीं कर पाते। और दूसरा क्या रीज़न होता है कि मान लो कि मेरा इकोनॉमी 2000 का है, मेरा पीसीआई पर कैपिटा है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 200 लोग भी हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे तो मेरा इकॉनमी बस 10-10 10-10 में बिक जाएगा। और जब यहाँ 2000 है और यहाँ पे सिर्फ 20 लोग हो, तो क्या होगा? बस 100-100 करके बिकेगा। तो 10 ऐसे सबको, एक इंसान को 10 ही मिल रहा है और ऐसे एक इंसान को 100 मिल जाएगा। तो बस यही कहने का कोशिश कर रहा है कि दो तरीके से एवरेज वर्क करता है। एक तो हाई अर्नर्स इसको पुल कर लेते हैं, दूसरा कि वेट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर एक कंट्री का टोटल इनकम ग्रो भी करता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन भी साथ साथ ग्रो कर रहा है, तो एवरेज पीसीआई एक्चुअली में डाउन चला जाएगा, हर किसी को छोटा स्लाइस मिलेगा। इमेजिन फॉर अ पिज्ज़ा where you have got this pizza and you have just 2 people, तो आप डिवाइड कर लोगे, 4 people तो आप ऐसे डिवाइड कर लोगे, लेकिन 6 people है तो ये और छोटे पीसेस में डिवाइड होगा। तो जितना लोग बढ़ते जाएगा, पीसेस उतना कम होते जाएगा। अब ये सब बात है कि अभी हमने पर कैपिटा इनकम भरा, जिसमें हमने समझा कि जितना हम लोग का नेशनल इनकम है, उससे हम अपने टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको अपना एवरेज पीसीआई हर एक इंसान का मिल जाएगा 1 साल के लिए। पर इसमें टाइप्स भी तो हैं। तो टाइप्स हम जानते हैं, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, जो कि हम करेंट प्राइसेस पे देखते हैं। आई होप जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको करेंट प्राइसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये बहुत सबसे बेसिक टाइप होता है। ये नेशनल इनकम को हम करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लो कि 2025 में जितना अर्निंग हुआ कंट्री का, वो है उसका नॉमिनल पीसीआई, ठीक है। पर अब यहाँ समझते हैं, अब मैगी 2010 में जब मिलती थी तो 10 रुपए की मिलती थी। अभी जब 2025 में 2026 में मिलती है तो 15 रुपीज़ की मिलती है। पहले भी 10 रुपए का एक पैकेट ही मिलता था, अभी भी एक पैकेट मिलता है। तो क्या हमारा पैकेट बढ़ा? नहीं। लेकिन क्या हमारा प्राइस बढ़ा? हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रोथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बस प्राइस बढ़ गया सेम सामान का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अभी मान लो कोई दुकान वाला एक पैकेट मैगी बेचता है, तो उसको 15 रुपए मिलते हैं। और पहले जब वो एक मैगी बेचता था तो उसको 10 रुपए मिलते थे। तो अब वो क्या है, 5 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है। पर यही इंसान अगर कोई दूसरी जगह मैगी खरीद रहा है, तो ये 5 रुपीज़ दे भी तो ज़्यादा रहा है, पर इसको सामान तो उतना ही मिल रहा है। इसलिए यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ बस इस सामान का दाम बढ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन पे, मैंने पहले भी बोला है कि पूरा अलग से हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे, पर हम एक बार बेसिक समझ के चलते रहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि रियल ग्रोथ कुछ नहीं हुआ, पर प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया हमारा प्राइस जहाँ पे इंक्रीज हुआ 1 साल में, तो वो हो गया नॉमिनल ग्रोथ हमारा। तो ये नॉमिनल करेंट प्राइस इसी को बोलते हैं, ठीक है।
जहाँ पे हम एडजस्ट नहीं करते हैं इन्फ्लेशन के लिए। अ राइज इन द फिगर सिंपली मीन्स प्राइस वेंट अप, नॉट दैट पीपल आर एक्चुअली रिचर। इट शोज द करेंट मॉनेटरी पल्स फॉर द इकोनॉमी। अब एक तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमने 10 रुपए की मैगी को 15 रुपए में समझा। अब मान लो कि ये चीज़ आपके सैलरी पे देते हैं। 2010 में आपकी सैलरी 10 की थी और अभी आपकी सैलरी 15 की हो चुकी है। लेकिन एक मैगी का एग्जांपल बताते हैं कि हर चीज़ का प्राइस भी तो बढ़ रहा है। तो अगर आप पहले 10 के में 10 दे के मैगी ले रहे थे तो 15 के में 15 दे के ले रहे हो। तो आपका ग्रोथ आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ी, पर साथ में मार्केट भी तो बढ़ गया। तो बस इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। ठीक है। लेकिन यही इस टर्म पे ही अब मान लो कि हमने पिछले बार फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ क्या हो रहा है? फ्लोटिंग मार्केट एक्सचेंज हो रहा था। वी रीड दिस, राइट? तो वी हैव रेड दिस, तो यहाँ मार्केट एक्सचेंज हो रहा था। तो अभी करेंटली मेरे पास जितना रहेगा वही ना हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि इवन दो ये इसमें इन्फ्लेशन एडेड रहता है, लेकिन अगर मान लो कि आपके पास अभी 15 के है, पहले अभी की सैलरी पहले 10 के था, तो लेकिन आपके पास था तो पहले इनकेस टोटल 10 के और अब 15 के है, तो आपको अमाउंट तो ज़्यादा लग रहा है। आप जो पेमेंट कर रहे हो इसी अमाउंट से सारी जगह कर रहे हो, इससे तो नहीं कर रहे हो ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मॉनेटरी पल्स है, क्योंकि सारा काम तो इसके ही थ्रू चल रहा है। बस यही रीज़न है। एक सेकेंड। व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। तो यही रियल पर कैपिट, अब हम रियल पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे। अभी तक हम नॉर्मल पर है, अब रियल पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट प्राइसेस। हमने पिछली बार कांस्टेंट प्राइसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि इसको हम सेम टू सेम वैसे ही नेशनल इनकम से पॉपुलेशन डिवाइड कर रहे हैं, और हम ये रियल में डिवाइड कर रहे हैं, और करेंट में भी हम नॉमिनल बाय पीसी। एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी हमने नॉमिनल करेंट पढ़ा, राइट? तो यहाँ पे हम पीसीआई का हमने क्या पढ़ा? नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, यही पढ़ा ना। तो ये तो उसी का टाइप्स है, टाइप नंबर 1 है। तो यहाँ भी हम नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन से ही डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस पे डिवाइड कर रहे हैं? करंट मार्केट रेट पे। यानी कि प्रेजेंट में कि 2025 में हर चीज़ का रेट क्या है उसके हिसाब से। अभी 2026 आ गया ना, मैं भूल जा रही हूँ, सॉरी। फिर रियल पीसीआई क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम। यहाँ भी हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से ही डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन बेस ईयर से मैच करके। तो हमें पता चलेगा कि हमारा इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। अभी हमने साफ साफ बढ़ा, 2010 में हमारा सामान था और 2025 में वो 15 रुपए का हो गया और अभी 10 का था। तो हम इस 15 को जब 10 से कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि +5 रुपए का इन्फ्लेशन हुआ है, ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये 2010 है बेस ईयर जिससे हम कंपेयर करते हैं। अब बेस ईयर कैसे हो सकता है, ये भी हमने पिछले बार पढ़ा था। बेस ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अभी तक हमारा बेस ईयर था 2011-12, और अभी मे बी गवर्नमेंट फरवरी में उसको रिवाइज करके 22-23 कर देगी। ठीक है। उसके बाद सारा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी हम डेटाज नहीं पकड़ रहे हैं, स्टैट्स पे पढ़ रहे हैं। तो दिस रिवील्स टू द एक्चुअल ग्रोथ इन द क्वांटिटी। तो अभी हमने नॉमिनल के बारे में पढ़ा। एक सेकेंड, हमने नॉमिनल के बारे में क्या पढ़ा? कि ये गवर्नमेंट या आप या हम कोई भी यूज करते हैं रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए। ये बताता है कि अभी हमारे पास कितना पैसा है और इसी पैसा के कारण हमारा अभी का काम हो पा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये यूज में आ रहा है। ये क्यों होता है? ये गवर्नमेंट टूल है, रियल पीसीआई। ये देखता है कि हाँ, हमारा ग्रोथ कितना है कंट्री में, हमारा इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में, और इससे टारगेट करता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में तो फिर लोगों के लिए प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक लोगों के लिए, कि हाँ हर चीज़ महंगा हो रहा है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाएगी। ठीक है। तो यही रियल जीडीपी था।
national income adjusted for inflation by the total population economic इस एक बेस ईयर लेते हैं and calculate income as if price has never changed from that point. This is the actual growth in quantity. It is the real improvement. अभी हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया? हमने नॉमिनल पीसीआई को पढ़ लिया, हमने रियल पीसीआई को पढ़ लिया। अब हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आया है जीडीपी पीसीआई टाइप्स में। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? पीसीआई का टाइप। तो जीडीपी पीसीआई क्या है? एक प्राइमरी मेट्रिक है, यानी कि एक टूल है जिससे हम मेजर करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एवरेज इनकम लोगों का मेजर कर रहे हैं करेंट रेट पे। यहाँ हम एवरेज इनकम मेजर कर रहे हैं आपका, क्या कहते हैं, रियल वे, मतलब कांस्टेंट प्राइस पे। तो यहाँ क्या है, लोगों का पर इनकम हम देख रहे हैं और वो भी पर ईयर। पर जीडीपी पीसीआई क्या करता है? पूरा इकोनॉमी को लेता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी इंक्लूडेड होता है, इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है वो भी। हमारे कंट्री के ग्रोथ का मेट्रिक टूल है ये। तो यहाँ क्या हो जाता है? जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जो हमारा जीडीपी आया होगा उससे हम टोटल पॉपुलेशन को यहाँ माइनस बाई करेंगे, नेशनल इनकम को नहीं। तो जीडीपी पर कैपिटा रिप्रेजेंट द एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट और इनकम पर पर्सन विद इन अ नेशन बॉर्डर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि वो स्पेसिफिक पीरियड और ये सब बात है 1 साल है। टिपिकली a year, for example, a small country with a high GDP per capita is often more prosperous. अभी हमने ये पढ़ा था कि पिज्ज़ा का स्लाइस अगर कम लोग हैं तो ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा लोग हैं तो कम मिलेगा। तो जितना जीडीपी अगर आपका ग्रो कर रहा है, फिर अगर आपका पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है, तो एवरेज उसको बांटने में वो कम ही हो जाता है। अब हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया, पर कैपिटा इनकम पढ़ लिया, पर कैपिटा इनकम का 3 टाइप पढ़ लिया। तीसरा टाइप हमारा जीडीपी पर कैपिटा था। अब हम जीडीपी पर कैपिटा के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जीडीपी पर कैपिटा रेट में चेंज द कलर सो दैट, हाँ, टाइप ऑफ जीडीपी पीसीआई। पहला फिर इसमें नॉमिनल ही आता है, ठीक है। फिर हम नॉमिनल अब समझ ही गए हैं कि मार्केट प्राइस पे हम अब जीडीपी बाय पॉपुलेशन डाल के चेक करेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा आता है रियल जीडीपी। तो फिर वहाँ पे हम एक बेस ईयर से कंपेयर करके, बस ऊपर में हम नेशनल इनकम को नहीं डालेंगे न्यूमरेटर में, हम जीडीपी बाई पी हाँ टोटल पॉपुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ तीसरा आता है पीपीपी जीडीपी, जीडीपी पीसीआई, ठीक है। पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा अब हम देख रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि करेंट प्राइस पे कैसे देखते हैं, फिर कांस्टेंट प्राइस पे कैसे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि adjusted for purchasing power parity, local cost of living, this is the standard of living lens that account for how much stuff you can actually buy locally, ठीक है। अब हम समझते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे तब समझ में आएगा, पहले परचेजिंग पावर पैरिटी समझते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये अभी अचानक से कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बात चल रहा है। जीडीपी पीसीआई अभी हम पढ़ रहे थे, जो कि नॉर्मल पीसीआई का तीसरा पार्ट है। और जीडीपी पीसीआई का तीसरा पार्ट है जीडीपी पीपीपी। पीपीपी क्या है? परचेस पावर पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो हम देखना चाह रहे हैं कि एक कंट्री में परचेजिंग पावर, खरीदने का बैलेंस क्या है किसी सामान को, लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, और क्या स्टैंडर्ड्स है लिविंग के कंट्री में। तो PPP is the equalizer that reveals the true size of an economy by looking past currency fluctuation and focusing on actual volume of life। यानी कि ये जो आप कितना कमा रहे हैं और उससे कैसे रह रहे हैं उसको मेजर करता है। PPP एक एक्सचेंज रेट है यूज टू कंपेयर द परचेजिंग पावर, एक सेकेंड, purchasing power of different currencies. It asks, if I have $1 in the USA, how many rupees do I need in India to buy the exact amount of goods and services? Let's
understand this in a very broad level, हमने पढ़ा अभी जीडीपी पीपी के बारे में। पीपीपी मैंने बता दिया, परचेज पावर पैरिटी, यानी कि बैलेंस ऑफ परचेजिंग पावर का बात हम कर रहे हैं। एक कंट्री में हमारे पास कितना है। मान लो कि हम इंडिया में रहते हैं और मेरी दोस्त यूएसए में रहती है। नाउ आई विल आस्क हर दैट फाइन, इफ यू हैव $1, तो उस $1 से मैं इंडिया में क्या खरीद सकती हूँ? मैं कितना खरीद पाऊंगी? इस $1 की परचेजिंग वैल्यू इंडिया में कितनी है? अब जैसे कि मेरे दिमाग में पहला सवाल आएगा कि हम तो जानते हैं कि एक वैल्यू डॉलर का दाम 90 रुपीज़ है ट्रांजैक्शन में हमारा। इस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? मान लो कि मैं इंडिया से गई यूएसए, तो एयरपोर्ट पे मुझे बोला जाएगा मार्केट एक्सचेंज करने के लिए। यही होता है ना, $1 इक्वल्स ₹90 इज द मार्केट एक्सचेंज वैल्यू। वी आर टोटली अवेयर ऑफ दैट थिंग। एक मिनट रुकना। मार्केट एक्सचेंज वैल्यू है 90 रुपीज। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि $1 का मतलब हो गया 90 रुपीज। $1 देंगे तो वो हमको 90 रुपीज देंगे तो वो हमको $1 दे देगा। लेकिन क्या हम यूएसए जाने के बाद वहां पे अगर $1 दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या 90 रुपीज है? सॉरी, $1 दे रहे हैं तो क्या उसका मतलब 90 रुपीज है? ये तो गलत है। यही चीज बता रहा है परचेजिंग पावर, कि अगर मैं इंडिया में रह के $1 में कितना सामान खरीद सकती हूँ, $1 का रियल वैल्यू क्या है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मार्केट एक्सचेंज वैल्यू, यानी कि ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं एयरपोर्ट्स पे या ग्लोबल लेवल पे, वो मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट कैसे उसको डिसाइड करती है ये भी हमने पढ़ा था, सप्लाई और डिमांड की थ्योरी से के थ्रू करती है। सप्लाई और डिमांड की थ्योरी क्या थी ये तो मैंने बताया था। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सप्लाई होगी तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। अब मान लो कि कोई यूएसए में रहता है, यूएसए में रहने के बाद वो इंडिया से सामान मंगवा रहा है, तो उसको इंडिया का करेंसी चाहिए, तो इंडिया के करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। इंडिया वाला मान लो कि कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको यूएसए का ये चाहिए, तो यूएसए जिसका ज़्यादा वैल्यू ओवरऑल दिन भर में होता है उसका ज़्यादा वैल्यू होता है, उसके बेसिस पे मार्केट एक्सचेंज रेट बनता है। उसका रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो हम अगर $1 दे के जा रहे हैं यूएसए 90, तो 90 रुपीज़ दे के $1 हमको मिल जाए। लेकिन क्या हम यूएसए में $1 खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम 90 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं? नहीं। यही बात परचेजिंग पावर हमको समझाने का कोशिश करता है। एक सेकंड रुक जाओ। Did I forgot to add pages? Wait 1 second. Mm, so purchasing power is about कि आप इंटरनली इनसाइड द इकोनॉमी कितना खरीद पा रहे हो। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट लोग को मन में आया कि क्यों ना हम कंपेयर करें कि जितना यहाँ पे हम $1 में खरीद पा रहे हैं, इंडिया में $1 में हम कितना खरीद सकते हैं। दे के तो हम जा रहे हैं 90 रुपीज, पर ये तो मार्केट एक्सचेंज रेट है। परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट क्या है? ठीक है, आई होप आपको मार्केट एक्सचेंज रेट और पहले तो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट के बीच में पूरा अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट लोग सोचा कि चलो ये तो हम लोग निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो अब ये सब बात है, अब निकालेगा तो इस पे दो चार थ्योरी तो आएगा ही। तो अब हम वो थ्योरी को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी फर्स्ट। सो बेसिकली व्हाट दे हैड सेड कि दो तरीके की
इसकी उन्होंने बात की परचेजिंग पावर कैपेसिटी की। ठीक है, अब आप समझ गए हो यहाँ पे मैंने जो बोला कि इफ आई हैव $1 इन यूएसए, हाउ मेनी रुपीज डू आई नीड इन इंडिया टू बाई द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हमको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे दो थ्योरी निकल के आया। एक मिनट। ठीक है, एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगेन, बिकॉज जानती हूँ कंफ्यूजन हो जाता है। हमने पढ़ा परचे क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, और इसमें हमने पढ़ा नॉमिनल, रियल और जीडीपी पर कैपिटा। फिर हम आए जीडीपी पर कैपिटा पे, और उसमें हमने पढ़ा नॉमिनल, रियल और जीडीपी पीपीपी। फिर पीपीपी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट खुद में बन गया। अब हम पीपीपी का टाइप पढ़ रहे हैं, और पहला टाइप है एब्सोल्यूट पीपीपी। ठीक है, तो अब हम पीपीपी का टाइप पढ़ रहे हैं। The two theories of PPP. It is based on the law of why it is happening. Hmm. It is based on the law of one price. It assumes that a standard basket of goods should cost the same everywhere. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। रुको, ये क्या हो गया? एक मिनट। Oh, is it ever going to work? Leave. Let's leave just. तो हम समझते हैं यहाँ पे। पहला हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट पीपीपी, और ये पीपीपी का पहला टाइप है। और पीपीपी में कितने टाइप है? दो ही टाइप है, और हम पहला पढ़ ही रहे हैं। हम्म, ये कहता है, इसका ये किस लॉ पे बेस्ड है? ये एक लॉ पे बेस्ड है। ये लॉ का नाम क्या है? जस्ट आई टोल्ड यू राइट। कैन एनीबडी से दैट? इट्स फाइन, तुरंत नहीं याद होता। इट्स लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, ठीक है, मेरा पेन नहीं काम कर रहा था। तो बेसिकली लॉ ऑफ वन प्राइस पे ये बेस्ड है। ये लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कहता है? ये जस्टिफाई करने का ट्राई करता है बास्केट ऑफ गुड्स को। ठीक है, अब बास्केट ऑफ गुड्स क्या है? बास्केट ऑफ गुड्स है जैसे कि कमोडिटीज, जो कि हर कंट्री में रेगुलर यूज होता है। जैसे कि आप मान लो कि खाना आप खाओगे ही, सर्विसेज आपको चाहिए ही, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी ही, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेगी ही। तो ये क्या है? ये सारा बेसिक है। तो ये है एब्सोल्यूट, तो ये सारा चीज बास्केट ऑफ गुड्स है। अब इस बास्केट ऑफ गुड्स को हमको खरीदना भी होता है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट बाइंग कैपेसिटी, जो कि आता है एब्सोल्यूट पीपीपी के अंदर। ये क्या कहता है कि आप अपने कंट्री में इंटरनली किसी सामान को जितना खरीद सकते हो, वो आपका एब्सोल्यूट बाइंग पावर है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक होता है करेंट रेट, एक होता है कांस्टेंट रेट। तो जो बाइंग कैपेसिटी मेरा 2025 में है, अगर 2026 में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो मेरा वही बाइंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, है ना? तो अगर मान लो कि आज हम 100 रुपये मार्केट में लेके निकलते हैं, तो हम आराम से फास्ट फूड 2-3 जगह खा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम 1 साल बाद वही 100 रुपये निकलते हैं, तो मे बी हम सिर्फ दो ही जगह खा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये तो रहा अपना इकोनॉमी का बात हुआ। अब ये सेम चीज़ तो दूसरे के इकोनॉमी के साथ कंपेयर करने के लिए ही हमको बोल रहा है ना तब से वो। तो हम उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे के, आई डोंट नो, ये लगता है किसी का कट के आ गया है, विल टेल यू।
तो ये एब्सोल्यूट बाइंग, सॉरी एब्सोल्यूट पीपीपी में हमारा लॉ ऑफ वन प्राइस है इसका टर्म, और लॉ ऑफ वन प्राइस को एब्सोल्यूट बाइंग पावर जस्टिफाई करता है, जिसमें इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जितना डॉलर वन यूएसए में खरीद सकता है उतना ही आईएनआर भी इंडिया में खरीदेगा, यानी कि बराबर होना चाहिए। दे आर सेइंग, इफ दे आर लिटरली सेइंग कि इफ ए फोन कॉस्ट्स 10,000 इन यूएसए, इट शुड कॉस्ट 10,000 इन इंडिया टू। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ ये $10,000 है या 10,000 आईएनआर है, और हम जानते हैं कि हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट क्या कहता है कि $1 बराबर 90 रुपीज है, राइट? तो फिर हम इस चीज को मैच कैसे करेंगे? तो ये टर्म क्या बन जाता है? अनरियलिस्टिक है। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपकी अपनी कंट्री में आपका बाइंग कैपेसिटी जो है वो तो आपका एब्सोल्यूट बाइंग पावर है ना, लेकिन आप दूसरी कंट्री से इसको कैसे कंपेयर कर रहे हो? आप तो इसको नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज एक्सचेंज रेट सेम नहीं है, सेम है ही नहीं। तो जब एक्सचेंज रेट सेम नहीं है तो हम जो सामान यहाँ खरीद रहे हैं वही सामान वहाँ इतना में कैसे खरीदेंगे? तभी तो हमारा लिविंग स्टाइल दूसरा दूसरा है। तो अब वापस ऊपर चलते हैं और इस चीज को समझते हैं पढ़ के। Based on the law of one price, it assumes that a standard basket of goods, अब समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, should cost the same everywhere। यानी कि जितना का खाना यहाँ खरीद रहे हैं वहाँ भी उतना ही का खाना होना चाहिए, यहाँ जितना में सामान खरीद रहे हैं उतना में वहाँ भी सामान होना चाहिए, and this is not possible. So why does it fails? It ignores market friction. This is a word. Market friction है कि taxes जो यहाँ अलग है वहाँ अलग है। अब अगर मान लो कि आईफोन इंडिया में बनता है और इंडिया अगर किसी और कंट्री को उसको सेल करेगा, तो उसको सेल करने के लिए उसको भेजना तो पड़ेगा ना, उतना भेजने में उसका पैसा तो लगेगा, चार्जेस तो लगेंगे शिपिंग। तो फिर तो वो कैसे ऐड होगा? एंड यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज का बात होता है। अब हम यहाँ पे वापस से आते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सॉरी, हमने पढ़ा गुड्स के बारे में, जैसे कि फोन। फोन तो ऑब्वियस सा बात है कि ट्रेड करेंगे तो चार्जेस लगेगा, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अगर हम चार्जेस हटा दें, टैक्स हटा देते हैं एक कंट्री का इंटरनली, तो क्या हम यहाँ पे जितना डॉलर का फ़ोन ले रहे हैं उतना ही डॉलर का, सॉरी उतना ही आईएनआर का आईफोन ले सकते हैं? टेक्निकली ले सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो कंपनी बना रही है उसने तो प्राइस तो एक ही रखा है, पर हर कंट्री में अलग अलग टैक्स ऐड हो जाने की वजह से कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, राइट? तो एक सेकंड के लिए ये तो सेम भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा आता है नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज। अब ये क्या कहता है कि जितना हेयर कट इंडिया में करवाने में लगता है, क्या उतना ही हेयर कट यूएसए में करवाने में लगता है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब यहाँ पे हम समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक का। एक सेकंड पहले ऊपर पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को डॉट्स कनेक्ट होता रहे। यहाँ बात होगा हमारा नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज का, ठीक है? पहले तो ये लाइन समझ लो। ट्रेडेबल गुड्स आर प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, अक्रॉस जोग्राफिकल बॉर्डर। तो फोन भले ही अगर कॉस्ट दूसरा भी है लेकिन भेजा तो जा सकता है। देयर प्राइसेस आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल सप्लाई एंड डिमांड। तो मान लो कि बाहर अगर लगेगा आईफोन तो वो लोग आईफोन दे देगा, जिस जिस कंपनी का या जिस कंट्री का जैसा अपना डिमांड है या कंपटीशन है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईफोन या फिर ऑयल या फिर गोल्ड, सब जगह एक सिमिलर अमाउंट ही का है, अगर वहां से शिपिंग और टैक्सेस को एडजस्ट कर दिया जाए।
लेकिन फिर आता है नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज जो कि फिजिकली मूव सॉरी जो कि फिजिकली मूव नहीं किया जा सकता। लाइक हेयर कट जो इंडिया में होता है वही यूएसए में जाके नहीं हो सकता। वहाँ पे अपना हेयर कट होगा। हमारा हेयर कट तो वहाँ नहीं जा सकता। तो वही चीज़ है। They must be produced and consumed simultaneously at the point of delivery। तो ये इंडिया का काम इंडिया में ही होगा और यूएसए का काम यूएसए में ही होगा। Their price is determined entirely by local factor। अब मान लो कि यूएसए में एक हेयर कट अगर $50 का है और अगर उसको हम इंडिया से अगर कंपेयर करें मार्केट एक्सचेंज रेट से तो वो 4500 हो रहा है। अब वी कांट से कि इंडिया में कोई 4500 थोड़ी देगा हेयर कट कराने के लिए। बिल्कुल देगा क्योंकि हमारे इंडिया में मार्केट सेगमेंटेशन है। पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पुअर एंड सॉरी रिच एंड अल्ट्रा रिच। ठीक है। तो इस तरीके से हायरार्की बनी हुई है। तो क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम हर रैंक के लिए सामान बना पा रहे हैं। मान लो कि जो सबसे रिच है वो बाहर का चीज़ ही यूज़ करता होगा, जो सेमी रिच है वो कुछ यहाँ का कुछ बाहर का, जो अपर मिडिल क्लास है वो यहाँ का हाई क्वालिटी सामान यूज़ करेगा, जो उससे थोड़ा मिडिल क्लास है वो भी वो सामान वही वैसा ही सामान अफोर्ड कर सकता है लेकिन उस ब्रांड का नहीं कर सकता है। कोई दूसरा सस्ता ब्रांड का करेगा। जो पुअर है वो सिर्फ बेसिक चीज़ें अफोर्ड करेगा और जो सबसे ज़्यादा पुअर है उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी करके हर चीज़ दे रहे हैं। ठीक है? तो रैंक बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ मार्केट सेगमेंटेशन है तो हर चीज़ हर लेवल पे मिलेगा। लेकिन एक बेसिक पकड़ के चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर यू हमारे यहाँ मार्केट सेगमेंटेशन है तो हर चीज़ हर तरीके से मिल जा रहा है। पर यूएसए में नहीं। वहाँ एक फिक्स प्राइस है और अगर फिक्स प्राइस है भी अगर नहीं भी है तो इस इंडिया से तो सारा चीज़ 90 रुपीज़ से सॉरी 90 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद महंगा ही हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं बलासा सैमुअल्सन इफेक्ट। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हम अभी क्या पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट पीपीपी में हम लॉ ऑफ वन प्राइस का बात करते हैं। लॉ ऑफ वन प्राइस जस्टिफाई करता है एब्सोल्यूट बाइंग कैपेसिटी को। बाइंग कैपेसिटी बोलता है कि इस पर मोमेंट पे तुम इतने पैसे से इतना खरीद सकते हो। तो ये क्या खरीद सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतने पैसे से खरीद सकते हो ये अभी तुम्हारे पास है। लेकिन इसका वैल्यू अभी डिप्रिशिएट भी कर सकता है आने वाले टाइम पे। फिर हमारा पीपीपी का इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहता है कि जितना डॉलर वहाँ खरीद रहा है उतना ही बराबर में इंडिया यहाँ खरीदे। ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल फिर हम कोशिश करते हैं करने का। तो मिलाने पे वो लोग ट्रेडेबल गुड्स देखता है उसमें कहता है कि हाँ इसमें तो हो भी सकता है टैक्स हटा दे तो। लेकिन नॉन ट्रेडेबल सर्विस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्विसेज ह्यूमन दे रहा है। अगर आदमी वहां जाके रहेगा तो क्या फिर वहां के रेट के हिसाब से उसको टैक्स भी तो भरना है। इंडिया में 10 रुपए का हेयर कट इसलिए चल जाता है क्योंकि फिर वो उसी हिसाब का खाएगा, उसी हिसाब का टैक्स देगा, उसी हिसाब से रहेगा। यूएसए में नहीं चल सकता क्योंकि फिर उसको भी रहना है, खाना है, टैक्स देना है। तो हमारे यहाँ मार्केट सेगमेंटेशन है। अब बालासा समुल्सन इफेक्ट क्या कहता है? बालासा समुल्सन इफेक्ट को पढ़ते हैं। High income countries like USA are very productive in tradable goods, टेक कार्स। अब ये सब बातें कि हम जानते हैं कि यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है। दिस लीड्स टू अ वेरी हाई वेज फॉर वर्कर इन दोज फैक्ट्री। तो अब ये सब बात है कि मान लो कि अगर मेरा पूरा इंडस्ट्री मेरे वर्कर्स पे ही है तो हम वर्कर्स को अच्छा पे करेंगे तभी तो वो लोग काम करेगा। अब मान लो वहाँ का एक बार्बर है तो वो बोलेगा कि अरे फैक्ट्री में तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है हम क्यों बाल काटे। तो ऐसे ही अगर सब सोच लेगा तो फिर इसका लो हो जाएगा पॉपुलेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहता है कि नहीं, अब आप जितना सैलरी एक फैक्ट्री में काम करने वाले को मिलेगा उतना ही सैलरी एक बार्बर को भी मिलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग को दोनों को अपना लिविंग स्टाइल मैच करना है। अच्छा अब अगर हम क्योंकि आपको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं तो आप हमको टैक्स भी उसी हिसाब से भरिएगा ना जिस टाइप का आपका इनकम है। तो इनका सैलरी ज़्यादा, इनकम ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा। तो यहाँ क्या होता है, to prevent workers from leaving नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर यानी बार्बर होना या फिर कोई नॉर्मल सा काम करना, रेस्टोरेंट में होना, क्लीनिंग करना, उनको भी हाई वेजेस देना पड़ेगा। तभी बार्बर छोड़ेगा नहीं।
अब फिर बार-बार है कि वो फास्टर नहीं है कटिंग करने में मेरे को। अब मान लो कि एक फैक्ट्री वर्कर एक टाइम में बहुत सारा चीज़ बना दिया, तब तक में एक बार बाल ही काटेगा। बट बिकॉज़ यूएसए सर्विसेज़ पे हाई, दे मस्ट चार्ज हाई प्राइसेज़ इन इंडिया बिकॉज़ प्रोडक्टिविटी इन द ट्रेडेबल सेक्टर इज़ स्टिल ग्रोइंग। सर्विसेज़ वेजेस स्टे लो, कीपिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग लो। अब इंडिया में उल्टा है, इंडिया में है कि लेबर को कम पैसा मिलता है। अब लेबर को बाल कटवाना है तो बार्बर को थोड़ी ना एक यहाँ 4500 मिल जाएगा और मिलेगा, लेकिन फिर उस टैक्स ब्रैकेट का लोग ही अफोर्ड करेगा और ये लोग भी उन लोग के लिए ही काम करेगा। पर एक नॉर्मल बार्बर और एक नॉर्मल लेबर, वो दोनों कैसे एक दूसरे को अफोर्ड करे? तो इस कैटेगरी के भी लोग हैं, इस कैटेगरी के भी लोग हैं, फिर ये दोनों आपस में काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इन इंडियन मार्केट। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? Consumer substitution. When the price of a tradable good like high-end imported Apple laptop rises because the rupee hit $90 when, अब मान लो कि $1 तो 90 का है, तो एप्पल का मैकबुक जो है वो क्या कहते हैं लैपटॉप यूएसए से बन के आता है, तो अब ये सब बात है कि वो कॉस्टली है, इंडिया में हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करें, लैपटॉप के बिना काम कैसे चलेगा? तो मेनी इंडियन कंज्यूमर आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्सपेंसिव ग्लोबल ब्रांड विथ लोकल प्रीमियम वैल्यू। ये कब हो पाएगा जब इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, हम भी कुछ बना पा रहे हैं। तो लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स या टाटा मेड हम लोग कुछ भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो यही जो पीपीपी है यानी कि परचेज पावर पैरिटी का कैलकुलेशन इसी चीज को करता है कि अगर लोग मैकबुक नहीं खरीद रहा है, इसका क्या मतलब है कि लोग के पास लैपटॉप ही नहीं है? नहीं। ये पीपल स्टॉप बाइंग द एक्सपेंसिव $1000 आइटम एंड बाई 40,000 लोकल वर्जन दैट डज देयर सेम थिंग, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, जस्ट बिकॉज हम तुम्हारा सामान यूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, नहीं। यानी कि लोग दूसरा कुछ यूज कर रहा है पर यूज तो कर रहा है। Because of the low cost of non-tradable services, Indian business often substitute capital with labor. इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, एक तो हमने समझ लिया कि अगर यूएसए का लैपटॉप हमको महंगा पड़ रहा है तो हम इंडिया का यूज कर लेंगे 40K में, और ये हमको 1 लाख में मिल रहा है तो हम 1 लाख का चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेरा सब्स्टिट्यूशन तो है मेरे पास 40,000 वाला सामान, तो हम वो ले लेंगे। दूसरा क्या कहता है यहाँ पे कि वहाँ लेबर को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो लेबर का पैसा मैच करने के लिए हम बार्बर को भी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो अगर एक काम आता है तो उस काम को करने के लिए 10 लोग रेडी है। अब 10 को तो हायर नहीं कर सकते, तो उसमें से 5 हायर होता है और 5 को यहाँ जिसको यानी कि यहाँ पे लेबर है, एक काम कर रहा है, उसको $10 मिल रहा है, तो यहाँ ₹10 करके 5 लोगों को डिवाइड किया जाएगा इक्वलाइज़ करने के लिए। तो हम पे कर रहे हैं ठीक है बराबर में ही, लेकिन हम वो डिवाइड कर रहे हैं बहुत लोगों के बीच में, तो लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? लो है। अब पर कैपिटा इनकम लो है, अगर लोग कमा कम रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स ब्रैकेट उस टाइप का बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में सामान रखना पड़ेगा ताकि मेरे देश का लोग अफोर्ड कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल है, इन द यूएस अ कार वॉश इज फुल्ली ऑटोमेटेड, इन इंडिया ये 4-5 लोग कर रहे हैं। अब मान लो कि विदेश में कार वॉश हो गया तो वो फॉरेन में मतलब वहां पे कर दिया, फॉरेन में मशीन से करवा लिया, लेकिन इंडिया में लोग किया तो उस हिसाब से पेमेंट किया। तो इसीलिए इंडिया का प्राइस सर्विसेज लो है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट गोज इनटू अ परचेजिंग पावर पैरिटी is a massive global effort led by international comparison program। तो अब हमको डिसाइड, तो अभी इन लोगों का काम क्या था, पीपीपी कर क्या रहा है, ये देख रहा है कि इंडिया में अब ये नहीं देख रहा है कि कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। ये देख रहा है कि इंडिया में कितने में काम हो रहा है, जितना जो काम यूएसए में कितने में हो रहा है। तो ये लोग भी कार धो रहा है, ये लोग भी कार धो रहा है, तो हम लोग कितने में धो ले रहे हैं, ये लोग कितने में धो रहा है। ये पीपीपी डिसाइड करता है, और ये कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक से इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के थ्रू होता है। ये लोग क्या देखता है, एक तो देखता है रिप्रेजेंटेटिविटी और कंपैरेबिलिटी। अब दूसरा बात ये आता है कि अब मान लो कि यहाँ भी इंडिया में रिच है और यूएसए में भी रिच लोग हैं, तो रिच लोग क्या खरीद रहा है उससे ये लोग को भी मतलब नहीं है। ये लोग को देखना है कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए क्या अफोर्डेबल है और क्या वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये लोग किस तरीके से देखता है,
कि does the item reflects what people in the specific country actually buy। ठीक है, तो ये सीधा सीधा सा बता रहा है कि इस कंट्री में एक बास्केट बना, इस बास्केट में फूड है, घर का सामान है और फिर कुछ एक्स्ट्रा है। ये एक बास्केट बना यूएसए का, उसमें फूड है, घर का सामान है और एक्स्ट्रा है। तो अब दिखा, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिविटी कि सामान है। अब देखता है कंपैरेबिलिटी। अब अगर मान लो कि इंडिया में कोई 50 रुपए का साबुन ही नहीं होगा और यूएसए में 50 रुपए का साबुन होगा, तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं कर सकते। तो देखना पड़ेगा कि इस बजट का ये सामान यहाँ है और तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो is the item identical enough to be compared across border? If India chooses a local brand of soap that doesn't exist elsewhere, तो हम उसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, पर कंपेयर कैसे करेंगे? दूसरे के पास वो है ही नहीं। दोनों के पास जब एक जैसा सामान होगा तब तो कंपेयर करेंगे। तो उसको बोलते हैं कंपेयर, और समान होना को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिविटी। और इस तरीके से कितना सामान रखे हुए आईसीपी? 3,000 गुड्स सर्विसेज, 30 से 34 गवर्नमेंट का रिलेटेड चीज, एंड 200 से ज्यादा इक्विपमेंट यानी मशीन मशीन, और 7 से 15 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब मान लो कि यूएसए में केएफसी बन रहा है और इंडिया में भी केएफसी बन रहा है, तो ये लोग देखता है कि यहाँ कितने में बन रहा है, यहाँ कितने में बन रहा है, तो यहाँ पे चीप लेबर होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला का कुछ होगा, तो मिला के यहाँ सस्ता में बन गया और यहाँ पे वही चीज महंगा में बनेगा। तो बस वही चीज की ये काम यहाँ सस्ता हो रहा है, यहाँ महंगा हो रहा है। तो अब यहाँ पे बात समझते हैं, सस्ता हो रहा है और महंगा हो रहा है। तो ये ही कंपेयर कर रहा है कि जो काम इंडिया में करने में लगा, मान लो कि यूएसए में करने में लगा $20, और इंडिया में वो 1,000 में हो गया। ठीक है, तो $20 का मार्केट वैल्यू क्या है? 1800, यानी कि इंडियन रुपीस में उस काम को करने में 1800 लगा, तो इंडिया 800 रुपये उसमें बचा लिया। तो इतना चीप है इंडिया, 800 यूएसए के कंपैरिजन में। तो जब किसी कंपैरिजन करके हम लोग देखते हैं कि कितना चीप है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेट। आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये सारा चीज अभी हम किसके अंदर में पढ़े? एक सेकेंड। ये सारी चीजें अभी हम किसके अंदर में पढ़े? एब्सोल्यूट बाइंग कैपेसिटी के बारे में पढ़े, कि एब्सोल्यूट बाइंग कैपेसिटी बोलता है लॉ ऑफ वन पावर के बारे में रहने के लिए, कि लॉ ऑफ वन प्राइस के बारे में रहने के लिए, कि हम एक ही सामान को दोनों जगह पे कितने में खरीद सकते हैं और दोनों को बराबर खरीदेंगे। फिर हमको समझ में आता है कि बराबर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्सचेंज रेट टैक्स लगने के बाद इधर उधर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर टैक्स हटा दे तब तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सर्विसेज ऐसा ऐसा कुछ कुछ है जो कि हम बिल्कुल बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनल कैपेसिटी को डिपेंड करता है। इंटरनल कैपेसिटी के बारे में हम जब पढ़े तो हमको समझ में आया कि इस चीज को बामला सैम्यूल्सन इफेक्ट बोलते हैं। और ये पॉसिबल क्यों पाता है? क्योंकि इंडिया में सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है, और सब्स्टिट्यूशन इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हम खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं अपने टैक्स लेवल के, टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। तो कंपैरिजन तो फेल हो गया। अब क्या होगा? अब पीपीपी को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? तो अभी हम पढ़ रहे थे कि पीपीपी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। तो हम ये तो समझ गए कि इंडिया चीप है, लेकिन हम इस चीज को कंपेयर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं ना। तब यहाँ दूसरा चीज आता है, रिलेटिव पीपीपी। ठीक है। हम्म, एक सेकंड। I don't know why it is not working at all today. So basically, this is a global strategy tool. It says that exchange rate must change to reflect the difference in inflation between two countries. इन्फ्लेशन इन द सेंस, मान लो कि इंडिया डेवलप कर रहा है, तो अभी उसमें प्राइस बढ़ रहा है। यूएसए ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, वो एक मैच्योर इकोनॉमी है। तो क्योंकि इंडिया में अभी यंग जनरेशन है, धीरे धीरे बिजनेस आ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रो करने में इन्फ्लेशन भी ग्रो कर जा रहा है। तो अब इंडिया में अगर 5% से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है और यूएसए में अब 2% से कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3% का। अब आगे समझते हैं। तो relative buying capacity, formerly known as relative purchasing power parity, act as an equalizer that protects a country's global trade position by linking currency value to inflation difference. आगे समझते हैं।
It explains how a country can stay competitive even if its local prices are rising. अब हम यहाँ समझते हैं, हमारे यहाँ अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है, तुम्हारे यहाँ 2% से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? 3% का है। तो रिलेटिव पीपीपी कहता है कि जिस कंट्री का करेंसी वीक है उसको डिप्रिसिएट करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था जब हम अपना इन ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, तो हमको पता है कि कंट्री डिप्रिशिएट करता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इस हिसाब से इसी वजह से $1 के बराबर 90 रुपीस होता है। क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब मान लो कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंडियंस के लिए तो बढ़ ही रहा है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए भी बढ़ रहा है। अब ग्लोबल लेवल पे क्या होगा कि अगर जो सामान हम पहले इन मान लो कि एक सामान $1 दे के वो लोग एक टी शर्ट ले लेता था, अब वो $1 में वो टी शर्ट नहीं आ रहा है, $1.25 में आ रहा है। तो वो किसी और कंट्री को देखेगा जहाँ पे $1 में मिल रहा है, तो इंडिया को क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए इंडिया क्या करेगा? अपना वैल्यू को कम कर देगा कि बाहर वालों के लिए अभी भी $1 में ही सामान आते रहे। अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री वालों को अभी भी इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस हो रहा है, बट इन्फ्लेशन को एक बार में कम नहीं किया जा सकता है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो इसीलिए उस समय के लिए उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा ताकि हमारा ट्रेड अफेक्ट ना हो। तो ये जो रिलेटिव बाइंग का पावर है, बस उस चीज को एडजस्ट कर देता है, एक इक्वलाइजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो समझते हैं आगे। The logic begin with comparing the price of an identical basket of goods in two countries, said इंडिया और यूएसए। तो दो बास्केट ले लिए, इसमें सामान है, ये इसमें भी सामान है, ये इंडिया का, ये यूएसए का। अब एब्सोल्यूट बाइंग पावर क्या कहता है कि exchange rate, it assumes the exchange rate should make the 90,000 basket in India cost same as the $1,000 basket in the USA। अब ये तो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इंडिया में नॉन ट्रेडेबल लोकल सर्विसेज है, तो जो इतना का बास्केट होगा ये इतना में तो यहाँ 90,000 का जो बास्केट होगा वो ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ $1,000 में तो नहीं है, बराबर नहीं हो सकता। तो इन्फ्लेशन का इसमें रोल समझ में आता है कि अब रिलेटिव बाइंग कैपेसिटी, अभी तक हम एब्सोल्यूट बाइंग कैपेसिटी एब्सोल्यूट पीपीपी में पढ़ रहे थे, अब हम रिलेटिव बाइंग कैपेसिटी रिलेटिव पीपीपी में पढ़ रहे हैं। ये एक्सेप्ट करता है कि प्राइसेस इक्वल नहीं है। इट फोकसेस ऑन द चेंज इन प्राइसेस ओवर इन्फ्लेशन टू मेंटेन द बाइंग पावर बैलेंस। अब इंडिया हैज एन एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5% एंड यूएसए हैज 2%। तो अब ये सब बात है कि इंडिया में प्राइस ज़्यादा जल्दी भाग रहा है। अब ये पॉसिबल करता है कि इंडिया का गुड्स अब एक्सपेंसिव हो जाएगा फॉरेन के गुड्स के टर्म में। तो अब अगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक्सचेंज रेट डजंट मूव्स, इंडियन एक्सपोर्ट विल स्लो डाउन बिकॉज दे आर सडनली लेस अट्रैक्टिव ऑन द वर्ल्ड मार्केट। अब ये सब बात है कि अगर मान लो कि मेरा हम कोई चीज़ को पहले 1 रुपये, कोई दुकान वाला नॉर्मल समझते हैं 1 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा था, सडनली वो 2 रुपया का कर दिया वो चीज़, तो हम बोलेंगे "यार छोड़ो यार, ये महंगा कर दिया, अब इसकी दुकान से नहीं लेंगे, ये महंगा कर दिया इसकी दुकान से नहीं लेंगे, इसके पास ही चलते हैं"। तो बस वही चीज़ इंडिया करता है ग्लोबल लेवल पे कि नहीं, हमको अपना इस प्राइस को स्टेबल ही रखना है। तो ये करता किसके थ्रू है? रिलेटिव पीपीपी के थ्रू। तो द डिवैल्यूएशन इक्वलाइजर होता है, द थ्योरी सजेस्ट दैट इंडियन रुपी शुड डिप्रिशिएट बाय द डिफरेंस इन इन्फ्लेशन रेट। तो इससे क्या होता है कि अब मान लो कि इन्फ्लेशन रेट अब 3% इंडिया के रुपीस को डॉलर के टर्म में डिप्रिशिएट कर दिया जाएगा, तो जो भी उसका प्राइस रहेगा उससे वो और 3% गिर जाएगा। तो अब ऐसा बात है कि मान लो कि 87 रुपीज था, अब वो 90 रुपीज का हो गया। यही चीज बता रहा है, समझते हैं। 3% प्राइस हाइक होता है इज कैंसल्ड आउट बाई 3% चीपर करेंसी। अब देख रहा है कि 5% हम बढ़ा लिए, 2% उसका बढ़ा है, तो मेरा तो 3% बढ़ गया, यानी कि मेरा सामान अब 3% उसके पास महंगा हो जाएगा, तो हम क्या करें? तो वो अपना रुपी को 3% गिरा लेता है। ए बायर इन न्यूयॉर्क स्टिल सीज द सेम प्राइस, इंश्योरिंग दैट इंडियन फैक्ट्री बिजी रहे, जॉब्स प्रोटेक्टेड रहे और ट्रेड बैलेंस हेल्दी रहे। यहाँ समझना जरूरी है कि रिलेटिव परचेज पावर पैरिटी इन्फ्लेशन को नहीं कम करता है, ये करेंसी का वैल्यू को गिरा देता है ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब हम समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट पीपीपी बस समझता है कि हाँ, ये पैसा अगर आपके पास इतना है तो अभी आप इससे क्या खरीद सकते हो, और रिलेटिव पीपीपी कहता है कि आप नहीं खरीद सकते दोनों जगह एक जैसा सामान, इसलिए आपको बराबर करने के लिए इन्फ्लेशन को बैलेंस करना पड़ेगा।
अब एक्सपेंडिचर पीपीपी क्या कहता है? इट इज अ मेथड यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक आईसीपी, जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट डजंट जस्ट लुक एट वन प्राइस फॉर वन गुड, इट लुक्स एट द टोटल स्पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझने का जरूरी है कि ये टोटल स्पेंडिंग को देख रहा है। एब्सोल्यूट पीपीपी फेल्स बिकॉज इट ट्रीट्स अ लग्जरी कार एंड लोफ ऑफ ब्रेड एज इक्वली इम्पोर्टेंट, जो कि सही नहीं है। सॉल्यूशन है कि एक्सपेंडिचर पीपीपी वेट्स यूज करता है। इफ इंडियन स्पेंड 40% ऑफ देयर मनी ऑन फूड, तो फूड को ही 40% वैल्यू एक बास्केट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें हेलीकॉप्टर रख दिया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी हेलीकॉप्टर नहीं खरीद रही है, हेलीकॉप्टर एक लग्जरी है। तो हमने पढ़ा ऊपर में कि 3000 गुड्स वगैरह को रखा जाता है आईसीपी के लिस्ट में, तो वो किसके हिसाब से रखा जाता है? हाउस होल्ड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस 3 बेसिस पे रखा जाता है। यूएसए कैसे कंपेयर करता है वेटेड बास्केट को इंडिया और यूएसए में, वो देखते हैं। इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बोथ कंट्रीज, तो इनकम गैप को समझते हैं। मान लो कि 23 लाख रुपए अगर आप इंडिया में कमा रहे हो, तो अभी तो होता है आप एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, और इन यूएसए में जो $90,000 92,000 कमा रहा होगा, वो वैसा ही लाइफ जिएगा अमेरिका में जो लाइफ आप इंडिया में जी रहे हो। तो इंडिया का लाइफ और ये हो गया यूएसए का लाइफ। यूएसए में इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए 92,000, यानी कि जो इंडिया में 80 लाख है, और इंडिया में वही लाइफ इंडिया के हिसाब से 23 लाख में मिल रहा है। तो अब ये सब बात है कि अगर आपको अमेरिकन को जैसा लाइफ आप 17 लाख में जी सकते हो, वो लाइफ उसको जीने के लिए $75 चाहिए, $75,000। तो अगर इंडिया में फिर भी इन्फ्लेशन है और स्टिल आप ग्लोबल लेवल पे चीप ही हो, यही गवर्नमेंट कहती है कि मानते हैं इन्फ्लेशन है, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड लेवल पे कॉस्टली हो गए, आप अभी भी वीक है। वर्ल्ड लेवल पे आप बेटर लाइफस्टाइल कम पैसे में जी रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अदर वर्ल्ड पीपल, और हमारा ट्रेड भी बचा हुआ है। तो आप जो जी पा रहे हैं वो आपका एब्सोल्यूट बाइंग पावर कैपेसिटी इंडिया में हो गया, और जब आप वर्ल्ड लेवल पे सही तरीके से कंपेयर होने पे भी आप जितना सामान वो ₹2 में खरीद रहा है, उतना सामान अगर आप ₹1 में खरीद ले रहे हैं, यानी कि रिलेटिव बाइंग पावर कैपेसिटी, तो अभी भी आप सेफ है। तो इसी चीज को बोलते हैं कि इवन विद इन्फ्लेशन इन इंडिया, India remains 70% cheaper than USA. This means a dollar of purchasing power stretches roughly 3 to 4 times further in India. तब हमको क्या समझ में आता है कि हम एक्सचेंज रेट तो डॉलर का 90 रुपीज से कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सामान $1 का है उसका मतलब ये नहीं कि वो 90 रुपीज का है, नहीं, यानी कि वो उससे कम है, लेकिन क्योंकि मार्केट डिमांड सप्लाई पे चल रहा है, इसलिए हमको एक्सचेंज कराने समय ज्यादा रुपीस देना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से गवर्नमेंट रुपी को डीवैल्यू करके रखी हुई है ताकि हमारा ट्रेड प्रोटेक्टेड रहे। तो फिर इंडिया को असली में ये डॉलर के लिए कितना, $1 का वैल्यू क्या है, ये दिमाग में आता है। तो इसको आगे समझते हैं। The transition from your comfortable Indian lifestyle to global stage is where the economic illusion break। अब होता है कि पीपीपी, यहाँ समझ में आता है कि पीपीपी का रोल क्या है। पीपीपी बता रहा है कि हम हमारा बाइंग पावर इंटरनली क्या है हमारे कंट्री में, और वर्ल्ड में आता है नॉमिनल कैश पावर, यानी कि पीपीपी का पहला टर्म जो हम सॉरी जीडीपी पीपीपीआई का हम लोग जो पहला टर्म पढ़ रहे थे नॉमिनल, अब वो हम पढ़ रहे हैं कि नॉमिनल पावर क्या है। द सेकेंड यू ट्राई टू बाई समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, ये जो आपने ऊपर पढ़ा है कि 17 लाख रुपए से आप इंडिया में जिस तरीके का जिंदगी जी सकते हो, वो जिंदगी जीने के लिए यूएसए में $75,000 खर्च करना पड़ेगा। ये तब काम आता है जब आप सब कुछ इंडिया के अंदर करते हो, लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि अब हम यूएसए में जाके 17 लाख में वो जिंदगी जीने का कोशिश करें, तो आप नहीं जी सकते, क्योंकि फिर वहां पे आपको मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा जो यहाँ लगता है, इस कंट्री में लगता है। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल वॉल। द सेकेंड यू ट्राई टू बाई समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन मार्केट, जैसे कि एक लंदन की फ्लाइट, वो लंदन का प्राइस लगेगा। आईफोन
हाई एंड जर्मन कार यानी दूसरी दूसरी कंट्रीज का चीज, तो फिर आपको वहां के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि फिर आप एक्सचेंज करके पैसे दे रहे हो। नॉमिनल वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ मनी विदाउट एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन। यानी कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन वगैरह का बात आपसे नहीं चल रहा है कि इन्फ्लेशन है इसलिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं, यही मार्केट का रेट है, आपको इसी हिसाब से ट्रांजैक्शन ऐसे ही चलता है, कि हमने पिछले बार फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज में पढ़ लिया था। द मार्केट रियलिटी इन 2026, मार्केट सेज कि $1 का दाम तो 90 रुपीज है, तो इसीलिए इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स पे, फिर भी हम फिफ्थ लार्जेस्ट है, और थर्ड है हम पीपीपी के टर्म से। अब यहाँ पे फिर से समझेंगे। when nation trade they don't use buying power है पीपीपी, हार्ड करेंसी है नॉमिनल कैश। ठीक है, यहाँ लिखा था मैंने नॉमिनल कैश। अब आ गया समझ में ये चीज। इसको एक बार लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, बट पहले हम पूरा समझते हैं। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस कैसे हार्म होगा इसमें देखते हैं। इफ एन इंडियन कंपनी वांट्स टू बाई 1,000 बैरल्स ऑफ ऑयल, अब मान लो कि हम ऑयल खरीदना चाह रहे हैं, तो हम किसी कंट्री से खरीदना चाह रहे होंगे, सऊदी से खरीद रहे हैं, तो हमको सऊदी का पैसा देना पड़ेगा ना। अब सऊदी का पैसा देने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व से। तो फॉरेक्स रिजर्व से जब पैसा जाएगा तो वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से जाएगा, मेरा कंट्री का पैसा वहाँ काम नहीं देगा, उसके कंट्री का उसको पैसा चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि हमारा उसका जो भी करेंसी है उसके हिसाब से हमारे करेंसी का क्या दाम है, और फिर हम वो पे करेंगे। तो देखते हैं, इफ द रुपीज एट रुपीज 90 दे पे रुपीज 90 पर डॉलर। एक अगर रुपी मान लो 90 से अब 95 हो गया और नीचे चला गया, तो फिर हमको 95 के हिसाब से रिलेटिव पीपीपी से एडजस्टमेंट को करके ऑयल अब और एक्सपेंसिव होके रहेगा। तो यहाँ तो हम समझ गए कि ये हमारा डाउनफॉल है, पर इसका मतलब इससे इंडिया को फायदा, इंडिया का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो फायदा क्या हो रहा है, सर्विसेज बूम प्रोटेक्ट होता है। इंडिया एक सर्विस जाइंट है, हमारा आईटी, हमारा सर्विसेज वर्ल्ड फेमस है। तो आरबीआई स्ट्रेटेजिकली जानबूझ के रुपी को अंडर वैल्यू करके रखता है नॉमिनल लेवल पे 90 रुपीज पे। क्यों? बिकॉज वेन एन अमेरिकन कंपनी पेज $1,000 फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज, आप यहाँ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपने आप इंडिया में हैं, आप लेकिन यूएसए का जॉब कर रहे हैं, तो अब ये सब आता है वो आपको डॉलर में पे करेगा, लेकिन आपके पास जब वो आएगा तो वो इंडियन रुपी बन के आएगा। तो $1 इक्वल्स कितना है, 90 है। तो वो आपको $1 जब पे करेगा, $1,000, तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा, ₹90,000। ठीक है, तो आपको तो वो 1,000 ही डॉलर दे रहा है, क्योंकि उसके लिए $1,000, वहां पे $1,000 का लाइफ बहुत ही चीप है, लेकिन आपके हिसाब से वो 90,000 है, जो कि आप एक बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हो। सिंस द इंडियन कंपनी इंटरनल कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द पीपीपी रेट, अब ये समझेंगे क्यों है। दे मेक अ मैसिव प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज व्हाट इंडिया फ्यूल्स इंडिया 7%, इसलिए हमारा सर्विस सेक्टर बूम करता है, क्योंकि दूसरा कंट्री हमको अपना करेंसी में पे करती है, और जब हम अपने करेंसी में उसको ट्रांस करते हैं तो हम बेनिफिट में होते हैं। और जब एक कंट्री आपस में एक दूसरे से बोरो करती है, तो वो भी वो लोग नॉमिनल डॉलर्स में ही करती है। इफ ए कंट्री इज हैज अ हाई पीपीपी, एवरीथिंग इज चीप बट लो नॉमिनल, तो कोई एक्सपोर्ट कैश नहीं होगा। अब बताते हैं, अब हमको लग रहा होगा कि वो इंडिया तो चीप है, तो इसलिए क्या कहते हैं हमारा पीपीपी ज़्यादा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया का पीपीपी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, हमारे पास हमारे सब्स्टिट्यूशन का सामान हमारे पास से आ रहा है, और हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है जो हमको सर्विसेज के थ्रू, मर्चेंडाइज के थ्रू मिल जा रहा है, क्योंकि हमने अपना एक्सपोर्ट अच्छा करके रखा है, क्योंकि हमारा रुपी डीवैल्यूड है, इसलिए हम रीपे कर पा रहे हैं, और रीपे करने की वजह से हमारा पीपीपी ज़्यादा है। तो इसीलिए एक कंट्री लाइक अफ्रीका, ये तो और चीप होगा, लेकिन क्योंकि इसके पास अपना रिजर्व्स नहीं है, इसलिए इसका पीपीपी वीक है। आई होप आई क्लियर दिस। इंडिया अवॉइड दिस बाय इंश्योरिंग इट्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर हाई, तो इसीलिए इसके पास नॉमिनल डॉलर्स हमेशा रहता है, और ये फॉरेक्स रिजर्व्स को पे कर पाता है। The IMF does not look at the airport exchange rate. In, Instead, it used the international dollar
जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल करेंसी या द गियरी खमीस डॉलर। इसको समझते हैं। अब बात चल रहा था इतना देर से हमारा एब्सोल्यूट बाइंग पावर का, तो ये लोग एब्सोल्यूट बाइंग पावर कैसे करके देख रहा था। इसके लिए क्योंकि हम ओरिजिनली डॉलर को मार्केट एक्सचेंज रेट के थ्रू नहीं देख सकते, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं पीपीपी एक्सचेंज रेट को। पीपीपी एक्सचेंज रेट कहता है कि हम एक इंटरनेशनल डॉलर बनाएंगे जिसको हम एक मान लेते हैं शैडो करेंसी। शैडो करेंसी या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल करेंसी। हाइपोथेटिकल करेंसी बोलने का मतलब बस यही हो गया कि इसको ये लोग मान लिया है कि एक डॉलर एक ऐसा, मतलब एक डॉलर को ये लोग मान लिया है कि एक डॉलर का अपना कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये लोग चेक करेगा, मान लो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, इसको यूएसए मान लेते हैं, इसको इंडिया मान लेते हैं। तो एक डॉलर इंडिया में क्या खरीद सकता है, कितना खरीद सकता है, तो वो देखने के बाद हमको समझ में आता है कि भले हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट तो 90 का है, लेकिन इंडिया में वो सेम चीज़ जो एक डॉलर में यहाँ मिल रहा है वो खरीदने के लिए इंडिया में बस 20 रुपया ही लगता है। ठीक है। तो फिर ये लोग देखते हैं कि ओ, यानी कि ये तो मतलब 23 समथिंग लगता है, तो 23 इंटू 4 टाइम्स करेंगे तब जाके मेरा 90 का वैल्यू कंप्लीट हो रहा है। तो फिर ये लोग देखता है कि एक डॉलर का परचेजिंग पावर पैरिटी वैल्यू कितना है, 23 रुपीज, यानी कि ओरिजिनली जो सामान आप एक डॉलर में खरीदते हैं उसका इंडियन वैल्यू है 23 रुपीज, लेकिन क्योंकि मार्केट एक्सचेंज डिमांड के हिसाब से चलता है इसलिए हम लोग उसको 90 रुपीज देते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। रुको एक बार खाली पेज पे एक लास्ट बार एक्सप्लेन कर देते हैं टोटल, ताकि एकदम भी। हमने देखा कि हमारे 5 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर इनकम करते हैं। इनकम करने के बाद हम उसको पर कैपिटा इनकम से उनका एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि वो टोटल नहीं दिखाता है कि कितना पर आदमी इनकम कर रहा है, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू दिखा दे रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखें कि नेशनल इनकम से हमको पॉपुलेशन को करना है, वो भी हम नॉमिनल पे कर सकते हैं, रियल पे कर सकते हैं। फिर हम देखें कि जीडीपी पे भी हमको करना है ताकि हम अपना इकोनॉमी का वैल्यू निकाल सकें। फिर जीडीपी में भी हमको नॉमिनल में करना है और रियल में भी करना है। फिर हम देखें कि अच्छा, तो परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से करते हैं ताकि हमको पता चले कि एक कंट्री इंटरनली कितनी स्ट्रांग है। इंटरनली स्ट्रांग देखने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि हम आईसीपी में एक फेक डॉलर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक डमी डॉलर बनाया और देखा कि तब एक डॉलर दूसरी जगह पे कितना खरीद रहा है, तो उसको समझ में आया कि एक डॉलर इंडिया में 23 लाख ही खरीद रहा है। ये हो गया पीपीपी एक्सचेंज रेट। और यहाँ देखा कि एक डॉलर मार्केट वैल्यू 93 है, तो ये हो गया इसका नॉमिनल वैल्यू और ये हो गया उसका पीपीपी वैल्यू। ये हम यूज कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शन के लिए, और ये हम चेक करते हैं एक कंट्री का इकोनॉमी कितना मजबूत है देखने के लिए। तो ये चीज़ अफ्रीका पे नहीं लागू हो सकता, क्योंकि पीपीपी भी स्ट्रांग होना तभी पॉसिबल है जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है वो आप सेल्फ डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग से करें। तो इंडिया में अगर हायरार्की है 5 तरह के लोगों का, तो उसको सर्व भी इंडियन गुड्स कर लेते हैं। बाकी अगर जिसके पास अफोर्ड करने का चॉइस है वो बाहर से भी ले सकता है। इसको हम कहते हैं क्या, अपना बलासा सैमुअल्सन इफेक्ट। फिर हम देखते हैं कि हमारा पीपीपी दो तरीके से बात कर रहा है। एक तो एब्सोल्यूट पावर का कि इस पर्टिकुलर समय मेरे रुपये का क्या वैल्यू है। दूसरा देखते हैं कि इसको हम रिलेटिव नहीं कर सकते क्योंकि नॉन ट्रेडेबल और ट्रेडेबल सर्विसेज है हमारे पास, इसीलिए रिलेटिव देख पीपीपी क्या कहता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हम अपने सामान को बेचते हैं। तो बेचने के लिए हमको अपने रुपये को डीवैल्यू करना पड़ता है ताकि हमारा ट्रेड प्रोटेक्टेड रहे, जिससे हमारे पास सर्विसेज के थ्रू पैसा आता है। पैसा आने की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास रहता है, और इसलिए जब हम नॉमिनल एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए हमेशा पैसे रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई गेस।
रिलेटिव वैल्यू कहता है कि एक सामान अगर आप खरीद सकते हैं 1 रुपए का यहाँ पे, तो उस 2 रुपए का मान लो कोई सामान है और 1 रुपए का कोई सामान है, तो तुम 2 रुपए का सामान भी खरीद सकते हो या फिर तुम 1 रुपए में वाला 2 सामान खरीद सकते हो। दोनों का क्वालिटी डिफरेंट रहेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे लोग ऐसे खरीदते हैं, जैसे मार्केट में ग्रोसरी में कोई सब्ज़ी महँगी हो जाती है, तो वो चॉइस ना करके हम दूसरा सब्ज़ी लेते हैं, तो वही रिलेटिव भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट किसके थ्रू करते हैं, तो ये हमने देखा कि एक्सपेंडिचर पीपीपी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, ये बास्केट बना है जिसमें हम ज़रूरत का सामान ऐड करते हैं, जिसमें जैसे 40% फूड को दे दिए, इन्वेस्टमेंट को दे दिए और गवर्नमेंट को दे दिए, और फिर उस सेम बास्केट को दूसरे जगह से कंपेयर करते हैं। जब हम देखते हैं कि अच्छा, ये बास्केट यहाँ तो 23 रुपीज़ में ही खरीद ले रहे हैं, और वो बास्केट वहाँ खरीदने में हमको $1 लग रहा है, यानी कि $1 का रियल वैल्यू 23 है इस कंट्री के टर्म्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिलेटिव वेट बोलते हैं, हमने पढ़ा। और इसके ये जो गैप है, यानी कि $1 यहाँ लग रहा है 23 का, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल डॉलर है वो 100 का वैल्यू लेता है। ठीक है, यहाँ जो सामान खरीदने में 100 लग रहा है, यहाँ 23 लग रहा है, यानी कि 67 रुपीज चीपर है, यानी कि 33% चीपर है इंडिया इन कंपैरिजन टू यूएसए। बस यही हमारा प्रो अब प्राइस लिंक इंडेक्स बन जाता है। एक सेकंड, पीएलआई, लेट मी चेक, पीएलआई वाज प्राइस लिंक्ड इंडेक्स ओनली, सॉरी यस, नॉट प्राइस लिंक्ड इंडेक्स, प्राइस लिंक्ड गैप बन जाता है, इन दोनों के बीच का गैप। और ये इससे समझ में आता है, यही हमारा परचेज पावर पैरिटी बनता है कि इसके टर्म्स में इंडिया थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल पे क्यों है, क्योंकि जो सामान वो लोग को $1 100 में खरीदने मिल रहा है, वही सामान हम 23 ले रहे हैं। तो अपने कंट्री में हमारा जो रुपी है वो बहुत स्ट्रांग है और हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जैसे कि हमने लैपटॉप वाले एग्जांपल में समझा था कि अगर हम मैक नहीं ले रहे हैं, पर अगर हम दूसरा लैपटॉप ले सकते हैं, तो तुम्हारे पास भी लैपटॉप है, मेरे पास भी लैपटॉप है। तो अब हमारा जो सामान है वो कंपेयरिंग करने के लिए बन गया टूल, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, अभी पढ़ा था इसमें। तो मेरे पास भी ये सामान है, तुम्हारे पास भी, लेकिन तुमको ये सामान 1 लाख में मिल रहा है और हमको ये सामान मिल रहा है 40 के में, तो हम ये नहीं देखेंगे कि क्वालिटी क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। इनके पास लैपटॉप 1 लाख का है, पर हम 40,000 में खरीद सकते हैं, यानी कि हम 60,000 रुपीज स्ट्रॉन्गर है। तो बस यही सारा चीज, तो इसके इसके थ्रू हमने हमारे पर कैपिटा इनकम और हमारे परचेज पावर पैरिटी को समझ लिया। ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि परचेज पावर पैरिटी जीडीपी को एक्सप्लेन कर देता है कि किस तरीके से दो इकोनॉमी का जीडीपी इंटरनली कंपेयर होता है, और फिर जब हम उसको ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो नॉमिनली कैसे होता है। तो दोनों वर्ड समझना ज़रूरी था। और ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है कभी कि परचेज पावर पैरिटी क्या है, पर ये समझ में तो आना चाहिए कि हाँ, जब हम कंट्री के अंदर का बात कर रहे हैं तो हम पीपीपी कंपेयर करते हैं, और जब हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम नॉमिनली उसको कंपेयर करते हैं। ये जब हम पढ़ लिए तो अब हमको इन्फ्लेशन समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन रहेगा। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया जहाँ पे भी, यू कैन सिंपली आस्क मी एंड आई विल हेल्प यू। ठीक है, टिल देन थैंक यू। आई थिंक द वीडियो इज टू लॉन्ग।